देखो कल हम लोग यहाँ तक हुआ था mv² r इज टू kz² देखो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो v² इज टू होगा kz² अपॉन mr। v² इज टू होगा kz² अपॉन mr। अब देखो जो बोर का सेकेंड पोस्टुलेट था उसमें ये था mvr इज टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो v इज टू क्या हो जाएगा, nh अपॉन 2 पाई mr। nh अपॉन 2 पाई mr, यहाँ से निकाल लो v², तो n² h² तो हो जाएगा 4 पाई² m² r²। इन दोनों को कर दो इक्वेट, तो kz² अपॉन mr इज इक्वल्स टू n² h²। ऐसा होगा, देखो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा n² h² 4 पाई² mk z²। ये होगा r का एक्सप्रेशन। अब बताओ इस फॉर्मूले में क्या क्या वेरिएबल क्या क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर वेरिएबल क्या क्या है, कोई बताओ। सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एटॉमिक नंबर और एंड e² चार्ज नो सर, हाँ एटॉमिक नंबर एंड क्वांटम नंबर। एटॉमिक नंबर एंड क्वांटम नंबर। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू है, एम क्या इलेक्ट्रॉन का मास, इसका कुछ वैल्यू है, मैं वैल्यू यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। कूलम कांस्टेंट, इसका कुछ वैल्यू है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसका भी कुछ वैल्यू है। पाई, इसका भी कुछ वैल्यू है। सारे वैल्यूज पुट करने के बाद, सारे वैल्यूज पुट करने आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज मैं नहीं लिख रहा हूं, आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज we can write that r is equals to 0.529 into n²/z, और ये एंगस्ट्रॉम। यही फॉर्मूला यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का ये होता है फॉर्मूला 0.529 into n²/z एंगस्ट्रॉम। सर यहाँ पे v जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ, v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यस सर उसका कोई टाइम्स रिलेशन नहीं होता क्या सर, वेलोसिटी का टाइम्स रिलेशन नहीं होता उसमें कुछ? मतलब वेलोसिटी के साथ टाइम को, वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तुम क्या पूछ यस रहे हो, सर, समझ में नहीं आ रहा। सर जो ये आप इस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, यस सर ये वेलोसिटी, हाँ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में अलग अलग होगा। अभी तो वेलोसिटी में आएंगे नेक्स्ट। देखो यस यहाँ सर। पे आर का एक एक्सप्रेशन हुआ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, बाद में लिखोगे, क्लास खत्म होने के बाद लिखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर एच एटम जेड का वैल्यू क्या होता है, 1।
फॉर हाइड्रोजन एटम Z का वैल्यू 1 होता है एंड हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन रहता है n इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए रेडियस क्या होगा 0.529, n का वैल्यू 1 है, Z का वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये R1। So this value, ये 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं R नॉट, और R नॉट को कभी कभी बोलते हैं बोर रेडियस, फंडामेंटल बोर्स रेडियस। तो देखो जो ये जो फॉर्मूला है Rn इज इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर बाई Z, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Rn इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू n स्क्वायर। देखो Z यहाँ पे मैंने यहाँ पे Z क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज हियर इट इज हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 होगा। सर n का वैल्यू भी तो 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए। अरे n तो भी कुछ भी हो सकता है ना, अरे शेल तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल हो सकता है। अगर तुमसे पूछा जाए हाइड्रोजन एटम के अंदर एल शेल का क्या होगा रेडियस, तो n का वैल्यू तुम्हें 2 पुट करना पड़ेगा ना। यस सर। अरे इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा n1 से तो n2 में जाएगा ना। शेल तो इनफाइनाइट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कहाँ पे है, n इज इक्वल टू 1 के अंदर है। शेल तो हो सकता है इनफाइनाइट। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ये जो मैंने डेरिवेशन किया है यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, जल्दी बताओ। सर ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले के लिए होता है कि दूसरे एटम्स के लिए भी हम लोग कर सकते हैं? कौन सा? ये Rn का फॉर्मूला। तो बोर्ड्स मॉडल के लिए कर रहे हैं तो पहले ही तो हमने लिख दिया ना, बोर्ड्स मॉडल एप्लीकेबल होता है वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, ओके सर। तो फार्मूला भी वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा। मैंने तो बोर मॉडल स्टार्ट करने से पहले ही लिख दिया है, इट इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और बताओ किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? तो इन फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे, पहले सारे फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद ये ध्यान रखना, यूनिट ध्यान रखना, ये एंगस्ट्रॉम में है। इस यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है यहाँ पे यूनिट एंगस्ट्रॉम में है। इसके बाद है रेडियस तो हो गया, फिर वेलोसिटी। देखो ये जो फॉर्मूला है mvr इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई, तो v होगा nh अपॉन 2 पाई mr। अब क्या करना है, ये जो r का एक्सप्रेशन यहाँ पे आया है या r का वैल्यू यहाँ पे आया है, इसको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। बाय पुटिंग the expression of r we get, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होगा
V इज इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्ट मैं इसका जो मेन एक्सप्रेशन है उसको लिख रहा हूँ, 2.188 इंटू 10⁶ Z/N मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है। रेडियस के लिए तुम लोगों ने देखा है, रेडियस के लिए ये क्या हो रहा था, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, ये ध्यान रखना है। वेलोसिटी के लिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी के लिए V प्रोपोर्शनल टू Z एंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा ये बताओ, एटॉमिक नंबर बनने से वेलोसिटी क्यों बढ़ेगा? एटॉमिक नंबर बनने से वेलोसिटी क्यों बढ़ेगा, क्यों इंक्रीमेंट होगा? सर उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। सही बोल रहे हो तुम एक्चुअली में। ये देखो, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा, कूलम्बिक ये सर्कुलर पाथ है, ये दो फोर्स था, एक इनवर्ट फोर्स एक आउटवर्ड फोर्स। एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा तो इनवर्ट फोर्स बढ़ जाएगा, तो इनवर्ट फोर्स को बैलेंस करने के लिए आउटवर्ड फोर्स भी बनना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनवर्ट फोर्स बढ़ जाएगा अगर एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो इनवर्ट फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये वाला पार्ट भी बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? सिमिलरली एन के लिए भी तुम समझ सकते हो, एन को आर के साथ कंपेयर करके समझ सकते हो। किसी का कोई डाउट है जल्दी बताओ यहाँ तक। ये जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है मीटर पर सेकंड में, इस फॉर्मूले को याद रखना है। सर बताओ। इसके पहले जो फॉर्मूला था जिसमें ये नहीं था 0.592, उस वाले को याद रखना है क्या? ये वाला? हाँ सर। नहीं ये याद नहीं रखना, ये तो तुम डिराइव कर सकते हो। ये है मेन, ये मेन है, ये मेन है। इसको तुम डिराइव कर, रेडियस वाला को 2-3 बार डिराइव करना है। देखो मेन तो यही mv²/r = ये वाला फॉर्मूला लगेगा और ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, ये दो मेन फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था, इसी दो फॉर्मूले से सब कुछ डिराइव होगा। ठीक है, ये जो मैं बॉक्स के अंदर जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये बस ये वाला, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखना है, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो वेलोसिटी हो गया है। इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन देखो, इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होता है वो दो चीज के ऊपर होता है। एक आपका होता है काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी होगा, और एक आपका होगा पोटेंशियल एनर्जी, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। ये कूलम्बिक फोर्स के कारण, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी होता है, अगर हाइट बढ़ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। ड्यू टू कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखो पहले हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इसको मैं लिख रहा हूं En, ये Ek और ये Ep। En मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट n, मतलब जिस n यहाँ पे क्वांटम नंबर है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv²। ये तो किसी भी पार्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बोर्ड्स के लिए यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा देखो, अच्छा बाद में इसको करते हैं। mv² बाई r इज इक्वल्स टू kz² बाई r² हुआ है। तो यहाँ पे देखो mv² इज इक्वल्स टू होगा kz² बाई r। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ kz² बाई r। ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया, हाफ kz² बाई r। जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, मतलब कैसे क्या डिराइव होता है मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। देखो काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखो नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव क्यों हो रहा है नेगेटिव? ड्यू टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशियो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशियो क्या होगा? 2:1। मतलब ऐसा करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा ना हमें। सर रेशियो तो माइनस में होता नहीं। अगर तुमसे एग्जाम में ये पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी अपन काइनेटिक एनर्जी डिवीजन पूछा है, तो माइनस आएगा नहीं आएगा? ये सर डिवीजन वाले। या हम देखो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 ke, ऐसा लिख सकते हैं नहीं? यस सर। इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। तो देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को ऐड कर दो, ये पुट कर दो, ये पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? हाफ, पुट कर देता हूं मैं, हाफ kz² अपॉन r माइनस kz² अपॉन r इज इक्वल्स टू -1/2 kz² बाई r। So this is total energy। यहां तक हो गया है। अब देखो टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? राज बताओ, राज। सर फिर से रिपीट कर दीजिए सर। क्वेश्चन पूछूंगा तब फिर से रिपीट करना है। अब तक तुमने क्या सुना बता दो। सर ये जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, मतलब उस टोटल एनर्जी उससे निकलेगा। और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि वो अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को। पोटेंशियल एनर्जी किस लिए होता है इलेक्ट्रॉन के पास? सर वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे न्यूक्लियस। अब मैंने अभी पूछा है व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? बोलो। ओम पता बताओ। सर 2 into total energy equal to potential energy। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इसको नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 into टोटल एनर्जी। और एक चीज हमने यहाँ पे क्या देखा था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2ke। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2ke। देखो ऐसा ही तो यहाँ पे हो रहा है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सेम है, लेकिन साइन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिलेशन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 into टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2ke। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, माइनस प्लस का गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है ये आया है -1/2 kz²/r, ऐसा ही आया है अभी तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से r का एक्सप्रेशन पुट करना है जो हमने स्टार्टिंग में डिराइव किया था। पुटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ r, पुटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ r। तो यहाँ पे En का वैल्यू ये आएगा, देखो -21.8 10⁻⁻19 इंटू z²/n² जूल पर एटम, मतलब फॉर 1 एटम के लिए। ये हो सकता है एक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला होता है सेकेंड वाला, जो फॉर्मूला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये ज्यादा यूज होगा। -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग होता है एक इलेक्ट्रॉन को, मान लो ये 2 इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E इंटू 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को पास कराने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम लोगों को पता ही है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू
इसको मैं लिख देता हूँ 1 वोल्ट। The energy associated to move one electron within the 1 volt potential difference is called 1 electron volt. The energy associated with the electron for moving the electron in between the potential difference of 1 volt. 1 volt potential difference में एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जितना एनर्जी लगता है, या एनर्जी क्या बोलते हैं उसको, हाँ ऐसा कह सकते हैं, एनर्जी लगता है, उसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम लोगों को पता ही होगा। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1.6 into 10 raised power minus 19 मतलब कूलम। minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। और यहाँ पे 1 वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 10 to the power minus 19 जूल, ये याद रखना है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 into 10 to the minus 19 जूल। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये रिलेशन ध्यान रखना है। रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या हो? रेडियस के लिए फॉर्मूला होगा 0.529 n स्क्वायर बाई z। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हुआ 2.188 10 to the power कितना होगा? 10 to the power 8 by n मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला है -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा है पर एटम। एक एटम के अंदर फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे लिखा रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, तो क्या करते हैं, पहले तुम एक एटम के लिए निकालते, एक एटम के लिए निकालते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसके बाद एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में होता इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, मतलब तुम्हें पर मोल एटम के लिए निकालना पड़ता, ठीक है। तो पहले तुम क्या करते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का मीनिंग है एक एटम के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा दैट इज -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल होता तुम्हें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जल्दी बताओ। तो ये हो गया। अब देखो तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन का मीनिंग है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये लाइन लिख लेना कॉपी में। नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पे ये होता है
attraction between nucleus and electron. अच्छा यहाँ पे देखो, अगर क्वांटम नंबर बढ़ेगा, सॉरी क्वांटम नंबर नहीं, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा? सर डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट। हाँ डिक्रीमेंट होगा, बिकॉज हमें नेगेटिव है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है? अगर देखो Z का वैल्यू बढ़ता है या एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एनर्जी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे एक चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी। सर एक डाउट, बताओ। सर अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव एनर्जी क्यों होती है? अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव एनर्जी, अनुज बताओ, मैंने तुमने उसे आंसर दिया था, बताओ अनुज। यस सर। अट्रैक्शन के कारण एनर्जी नेगेटिव क्यों होता है, मैंने बताया था ना, बताओ। सर वो जो न्यूक्लियस होता है वो उसको पकड़ के रखा रहता है, तो उसको और ज्यादा वो चाहिए रहती है एनर्जी, और उसके कारण उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, इसलिए उसमें नेगेटिव होती है एनर्जी। आज उल्टा बोल दिया तुमने। अट्रैक्शन के कारण क्या होता है? अट्रैक्शन के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीमेंट होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। रिपल्शन स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, अट्रैक्शन स्टेबिलिटी को इंक्रीमेंट करता है। तो कॉमन सेंस की बात है। अट्रैक्शन स्टेबिलिटी को इंक्रीमेंट करेगा, रिपल्शन स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। अब अट्रैक्शन के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीमेंट होना मतलब क्या होता है? एनर्जी का डिक्रीज होना। स्टेबिलिटी का इंक्रीमेंट होना मतलब एनर्जी sir. का डिक्रीज होना। एनर्जी का डिक्रीज का मतलब ही साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। एनर्जी का डिक्रीज मतलब साइन नेगेटिव। पहले तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था ना, पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, लेकिन क्या किया, लेकिन ड्यू टू कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लगा है। पहले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी था पॉजिटिव, हाफ mv² था। पहले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी था पॉजिटिव, हाफ mv² था। लेकिन क्या किया, लेकिन न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपने पास बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे क्या हो जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाता है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। देखो ना तुम यहाँ पे एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में कौन बड़ा है? पोटेंशियल एनर्जी बड़ा है, देखो बड़ा नहीं है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगा कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए अल्टीमेटली टोटल एनर्जी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मीनिंग होता है द एनर्जी, ये मैंने तुम लोगों को बताया था, बताओ कोई जल्दी से, गौतम बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने क्लास 10 में तुम लोगों को पढ़ाया था। सर भूल गए कुछ भी याद नहीं है? सर। आयंस की एनर्जी ऐसी कुछ। हाँ आयंस का, तो बहुत अच्छा बताया तुमने, आयंस की एनर्जी। तुम मुझे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का जो 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है बताओ। सर पहला पोस्टुलेट है सर, एस सर, electron move around the nucleus in the circular path, and path is known as the orbit, and as the number of n increases, मतलब orbit increases, तो सर energy is also increases,
हाँ उसके बाद एंड सर सेकंड पोस्टुलेट है सर, सर कुछ फॉर्मूला है उसका, वो है सर आर इक्वल टू NH बाय 2 पाई। और सर थर्ड पोस्टुलेट सर एक रिपल इमल्शन और अट्रैक्शन। क्या क्या सर थर्ड पोस्टुलेट क्या बोल रहे हो? अट्रैक्शन क्या बोल रहे हो तुम? सर इमल्शन और इमल्शन? ए तुमको अभी लगाऊंगा तो थप्पड़। इमल्शन था? अरे ये सुबह सुबह क्या पी के आया है? इमल्शन कहाँ पे था और अट्रैक्शन कहाँ पे था? रोहंग बताओ इसको। क्या सर? ये क्या थर्ड पोस्टुलेट में बोल रहा है इमल्शन और अट्रैक्शन का बात कर रहा है सब कुछ। सर वो रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन था सर उसमें तो। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन था। एब्जॉर्प्शन सर। हाँ तुमने सर। पढ़ा भी नहीं, तुमको वर्ड भी नहीं पता तुमने, यस सर। मतलब कुछ भी बोलोगे। इमल्शन बोल रहे हो और बोल रहे हो अट्रैक्शन। कॉपी खोल के मतलब पढ़ने का वो भी नहीं है। स्टार्टिंग से ऐसा कर दिए हो, वो हो गया। स्टार्टिंग से ऐसा एटीट्यूड मतलब पूरा साल भर ही ऐसा एटीट्यूड रहेगा। इमल्शन, दूर दूर तक इमल्शन। एक किसको लगा था वो इमल्शन लिखा है? ओम प्रताप। यस सर। एमिशन दूर दूर तक इमल्शन जैसा लगता है क्या? नो सर। और एब्जॉर्प्शन दूर दूर तक अट्रैक्शन जैसा लगता है क्या? नो सर। कुछ भी बोल रहा है सुबह सुबह आके। आर्यन तुम डेफिनेशन बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का। सर आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम गैसियस एटम या आयन। गैसेस एटम आयन क्या? आउटर मोस्ट शेल में। हाँ आउटर मोस्ट शेल में ही हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी शेल को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। इसका डेफिनेशन और एक बार बाद में लिखाऊंगा। अभी के लिए देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑर्बिट the energy required to remove an electron from an orbit of an isolated gaseous atom। मतलब सिंपल बात यहाँ पे क्या है, एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना देना पड़ता है एनर्जी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये आइसोलेटेड एंड गैसियस हमने क्यों लिखा है बताओ? सर गैसियस इसलिए लिखा है क्योंकि गैस के जो मतलब वो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है इन कंपैरिजन विद लिक्विड या सॉलिड। और कोई कुछ बताएगा? क्या मीनिंग है इसका आइसोलेटेड गैसेस एटम का? सर मतलब सर जैसे सर बहुत सारे एटम है सर, उनको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती, तो सर कम एटम होंगे उसमें तो सर उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं। और कोई कुछ? ये तो मैंने बताया था तुम लोग लास्ट 10th में। सर ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एनर्जी लोएस्ट एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अनुज तुम बताओ कुछ।
सर नहीं पता। देखो यहाँ पे मान लो O2, चलो O2 नहीं, कुछ और लेते हैं, ऐसे रैंडम कुछ लेते हैं, ठीक है। X2 सॉलिड है, ठीक है। X2 सॉलिड मतलब ये डायटोमिक स्पीसीज है और ये आपका सॉलिड में है अभी। तो देखो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है X एटम से, लेकिन दुनिया में X एटम अवेलेबल नहीं है, बिकॉज एलिमेंटल फॉर्म यहाँ पे क्या है, X2 है। मैंने यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म लिया है X2। तो जब हीट दोगे सबसे पहले X2 कन्वर्ट होगा लिक्विड में, उसके बाद कन्वर्ट होगा गैस में, उसके बाद भी अगर आप एनर्जी दोगे तब इनके बीच में जो बॉन्ड है बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब ये दो X एटम अलग अलग हो जाएगा और ये आपका होगा आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसके बाद भी अगर एनर्जी दोगे तब आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, X+G इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं। पहले फेज ट्रांजिशन हुआ, ये आपका है फेज ट्रांजिशन, और ये आपका हुआ बॉन्ड ब्रेकिंग, लास्ट में आपका हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन में आइसोलेटेड गैसियस एटम इसलिए लिखा है, अगर तुम्हें X एटम का निकालना है आयोनाइजेशन एनर्जी, तुम्हें तो स्टार्टिंग में X2 सॉलिड ही लेना पड़ेगा, बिकॉज ये इसका एलिमेंटल फॉर्म है। तो अगर तुम ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ पे 10 लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 20 एनर्जी, यहाँ पे लग रहा है 30 एनर्जी, और यहाँ पे लग रहा है 40 एनर्जी। अगर डेफिनेशन में हम ये यूज नहीं करते हैं, अगर डेफिनेशन में हम आइसोलेटेड गैसियस एटम को यूज नहीं करते हैं, तब आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 10 + 20 + 30 + 40, इतना आ जाएगा वैल्यू 100। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है, एक्चुअल आई यहाँ पे है 40। अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम को नहीं लोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन या डेटा गलत आएगा, ठीक है। इसीलिए हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम को मेंशन करना पड़ता है। दिस इज द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। बाकी ये जो एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज नहीं हो रहा है। पहले का 2 एनर्जी तो यूज हो गया फेज ट्रांजिशन में, ये वाला आपका यूज हुआ बॉन्ड ब्रेकिंग में, ठीक है। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है आइसोलेटेड गैसियस एटम का, वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक जितना एनर्जी लगा है उसी को पूरा मान लेगा आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन उससे एक्यूरेट आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं आएगा। दिस इज द एक्चुअल या एक्यूरेट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये नहीं है, ये होगा, ठीक है। सिमिलरली मान लो तुम्हारे पास है आयरन सॉलिड। अब आयरन तुमसे पूछा गया है आयरन का निकालो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब तुम हीट दोगे सबसे पहले आयरन लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आयरन गैस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद तुम्हारा आयरन का होगा आयोनाइजेशन। यहाँ से यहाँ तक है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक आपका है फेज ट्रांजिशन, ठीक है। इसीलिए यूज किया जाता है आइसोलेटेड गैसियस एटम। The energy required to remove an electron from an orbit of an isolated gaseous atom is called ionization energy.
अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी का साइन क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? आयनाइजेशन एनर्जी का साइन क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? सब पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव होगा। ठीक है, मान लो ये एनर्जी का डायग्राम है, इसका है -100, इसका है -80। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए हमें कितना देना पड़ेगा एनर्जी? +80। +80, ठीक है। और इसको निकालने के लिए +100, तो मैं लिख सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू -EN। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है उतना ही मैग्नीट्यूड का हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन साइन होगा ऑपोजिट। दिस इज द फॉर्मूला, ये याद रखना है। आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन साइन ऑपोजिट होता है। यहां तक किसी को दिक्कत है, जल्दी बताओ। तो रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। सारे फॉर्मूला नेक्स्ट दिन तक याद हो जाना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, अगर अभी से पढ़ाई नहीं करोगे, अगर स्टार्टिंग से यही एटीट्यूड है, तो पूरा साल भर यही एटीट्यूड चलेगा और 2 साल कैसे निकल जाएगा समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसा सोचोगे जेईई मेंस के पहले 1-2 महीने पढ़ के बहुत कुछ कर लूंगा, वो ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी जाके हो पाएगा। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का भी देख लेते हैं। देखो v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, ये हमने किया था, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r। यहाँ पे देखो v का एक्सप्रेशन क्या आया है, 2.188 10⁶ Z/n, ठीक है। और r का क्या एक्सप्रेशन आया है, 0.529 n²/z। मैं यहाँ पे यूनिट वगैरह, अच्छा यहाँ पे वैल्यू को हटा देता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ प्रोपोर्शनल। तो Z/n होगा v के लिए और r के लिए होगा n²/z। तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Z²/n³। ध्यान रखना है, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू Z²/n³। इसमें किसी को दिक्कत है मैंने कैसे किया है? नो सर। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो यहाँ पे एक चीज देखो,
ओमेगा मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? मतलब लोएस्ट ऑर्बिट में या हाईएस्ट ऑर्बिट में? सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पे होगा? लोएस्ट ऑर्बिट। लोएस्ट ऑर्बिट। Lowest orbit. लो है। सर हाँ बताओ। सर JEE मेंस में मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं। नहीं, मल्टीपल करेक्ट नहीं आते, ओनली तो सिंगल करेक्ट। और सर कॉम्प्रहेंसिव वाले? कॉम्प्रिहेंसिव वाले नहीं आते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में आते हैं। यस सर। अच्छा बताओ, अर्थ एंड मार्स में किसका ज्यादा होगा एंगुलर वेलोसिटी? मार्स का। सर अर्थ का। सर मार्स नहीं, अर्थ अर्थ। अर्थ सब पहले। मार्स किसका आंसर है बताओ? मार्स आंसर किसका है बताओ? किसी का नहीं है आंसर मार्स? मेरा 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 और किसका है? नहीं, फिर से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो देख लेना। अगर हर एक स्टूडेंट का बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो दिक्कत हो जाएगा, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। बताओ जल्दी बताओ, और किस का आंसर है? क्वेश्चन क्या पूछा था, भूल गया मैं। एंगुलर वेलोसिटी मार्स किसका आंसर है? राज का आंसर है, और किसका है? गौतम? सर सर शायद मास से सर। अच्छा, मार्स का। अजय बताओ, सूरज का चक्कर लगाने के लिए ज्यादा टाइम किसका लगता है, मार्स को या अर्थ को? मार्स। अगर मार्स को ज्यादा टाइम लगेगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा किसका होगा? बताओ राज। अरे ये सन है ना, कॉमन सेंस तो यूज करो, ये सन है और ये अर्थ है। ये पूरा 360 डिग्री घूम रहा है जब अराउंड द सन घूमता है। अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, इसीलिए तो अर्थ के लिए एक साल होता है 365 डेज में। मार्स के लिए वो शायद 600 डेज हो जाता है। नहीं पता क्या ये? एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है अर्थ का। यहाँ पे देखो ना, ये तो लिखा भी तो है एन। किसका एन का मतलब क्या है? रेडियस है ना, रेडियस। अर्थ एंड मार्स में किसका रेडियस कम है? अर्थ का। ये तो अर्थ पता का। होगा ना, ये तो यस सर। क्लास 1-2 में पढ़े हो ना। तो किसका ज्यादा होगा एंगुलर वेलोसिटी? अर्थ। ऑब्वियसली अर्थ का ज्यादा होगा एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद देखो, कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ revolutions of the electron
in an orbit per second. What is the meaning of number of revolution? इसका मीनिंग क्या है? What is the meaning of number of revolution? सर वो अपने कितनी बार वो अपनी सर्कल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, मतलब कितनी बार वो न्यूक्लियस का पूरा चक्कर लगाएगा, ठीक है। इस तरह से एक 2 पाई आर होता है तो दूसरा रेवोल्यूशन। हाँ, फॉर वन रेवोल्यूशन 2 pi r distance is covered. ठीक है, फॉर वन रेवोल्यूशन 2 pi r distance is covered. यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐसा, मान लो x डिस्टेंस कवर हो रहा है, टोटल x डिस्टेंस कवर हो रहा है और एक रेवोल्यूशन में 2 पाई डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा x अपॉन 2 पाई r, ठीक है। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यहाँ पे x बाई टी हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। x बाई टी मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो v अपॉन 2 पाई r, v अपॉन 2 पाई r। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मतलब तुम निकाल सकते हो। अब v के जगह पे वेलोसिटी का फॉर्मूला रख देना और 2.188 और r की जगह पे 0.529 वाला फॉर्मूला रख देना, ठीक है। तो हो जाएगा ये। इसमें किसी को दिक्कत है जल्दी बताओ। नो सर। इसको लिख लो। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल खत्म होने के बाद इसका न्यूमेरिकल करेंगे, पहले ये मॉडल खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के अंदर ही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डिफरेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें नेक्स्ट दिन पढ़ना है। तो फॉर्मूला यहाँ तक हो गया है, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का फॉर्मूला यहाँ तक हो गया है, लेकिन बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम खत्म करने के बाद न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है जल्दी बताओ। अगर किसी को कोई डाउट है जल्दी बताओ, अगर डाउट नहीं है एक एक करके क्लास से एग्जिट हो जाए। अगर डाउट नहीं है एक एक करके क्लास से एग्जिट हो जाए। सर आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड एक बार और एक्सप्लेन कर दिए सर प्लीज। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगाएगा न्यूक्लियस का, ठीक है। यस सर। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 2 पाई आर। मान लो इलेक्ट्रॉन x डिस्टेंस कवर किया है, यस ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा? x बाई 2 पाई r। यस सर। अब उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो क्या किया मैंने? टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर। अब x बाई टी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो v बाई 2 पाई r हो गया। अब यस v सर। की जगह पे रख देना 2.188 वाला एक्सप्रेशन, r Yes, की sir. जगह पे रख देना 0.529 वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। यस सर। ऐसा है, हाँ, इसमें इतना ही और कुछ नहीं।
थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है, जल्दी बताओ। सर वो एंगुलर वेलोसिटी में सर वो v अपॉन r इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n अपॉन n स्क्वायर बाय z कैसे है सर? कहाँ पे? सर एंगुलर वेलोसिटी वाले। तो गायब हो गए, वो पेज दिख नहीं रहा है। सर वो आपने उसमें लिखा था v अपॉन r सर, तो v अपॉन r की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो सर और कुछ आएगा वो तो कैसे नहीं, है वो z अपॉन n अपॉन होल अपॉन n अपॉन z कैसे है सर? वो समझ में नहीं आया। वो वैल्यू पुट थ्री किया था उसमें, प्रोपोर्शनल कर दिया था। सर तो प्रोपोर्शनल कैसे हुआ सर? वो समझ में नहीं आया। तो वो कहाँ है अभी, देखना पड़ेगा। अरे ओमेगा मतलब क्या है? v बाई आर, है ना? यस सर। v प्रोपोर्शनल टू कितना है? z बाई n, है ना? हाँ सर। और ये r प्रोपोर्शनल टू क्या है? n स्क्वायर बाई z। ये सुनो सर तो ये r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z कैसे है? अरे पहला फॉर्मूला क्या था भाई? r का फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर h स्क्वायर सर 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। तो वैसे तो आया। तुमको फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा क्या? 0.529 n स्क्वायर बाई z। अरे हाँ ये सर। 0.529 तो कांस्टेंट है ना, तो r प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं ना n स्क्वायर बाई z। अच्छा यस सर, हाँ यस, आ गया यस सर, समझ गया। और बताओ, किसी को कुछ पूछना है? जेई में से लेके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से? मतलब जो आज पढ़ा उस पार्ट में। टोटल 30 चैप्टर है, कोई गारंटी नहीं है कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। ऐसा एजम्पशन करना सही नहीं होता है। क्वेश्चन 30 चैप्टर है, टोटल 25 क्वेश्चन आता है। तो ऐसा हो सकता है एक चैप्टर से दो क्वेश्चन आ जाए, एक चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। तो ऐसा कुछ प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। पहले होता था ऐसा एजम्पशन, अब एग्जामिनर्स सारे एजम्पशन को खत्म कर दिया है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय। सर आपने बोला था ना कि आप जेई मेन के 2013 के बाद वाले क्वेश्चन देंगे। हाँ, वो यहाँ तक कर लिए। सर मतलब वो आपने जो शीट दी थी वो बोलसाई वाली वर्कशीट, उसमें जेई मेंस के तो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, जेई एडवांस वाले बस। हाँ करो करो, भेजूंगा, आज भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ।